दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। तो हम लोग देख रहे थे यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है लोअर पीसीएस का, उसके लिए हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी देख रहे थे। उस क्रम में हम लोग अगली वीडियो में हम लोग पारिस्थितिकी दक्षता देखेंगे, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के जो फंक्शन है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने सजीवता वगैरह को समझा था, किस तरीके से एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं। तो अगर आपने वो तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है लोअर पीसीएस इन्वायरमेंट को, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, टेस्ट सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, और उसका जो ध्येय है इसका हमने लगभग 11 टेस्ट जो सॉल्व करके प्लेलिस्ट में रख दिया है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि आईएएस का भी चल रहा है। उसके इसके बाद जो है मेक आईएएस का जो है चलेगा टेस्ट यूपी पीसीएस 2026 के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ में बिहार पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो PYQ है बीपीएससी का सारे सब्जेक्टों का वो भी अपलोड हो रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, उसकी लाइव क्लास चलती है दोपहर वगैरह में, दोपहर में। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं, लाइव वाले सेक्शन में उसको जाकर देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट बनी है प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग पारिस्थितिकी पर्यावरण देखते हैं लोअर पीसीएस के लिए। तो पहले इसमें लिखा है पारिस्थितिकी दक्षता क्या होती है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि इकोलॉजिकल इफिशियंसी क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है इकोलॉजिकल इफिशियंसी। तो लिखा है इसमें कि वह दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा भोजन को जैवभार में परिवर्तित कर दूसरी उच्च पोषक जो रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। कहने का सिर्फ मतलब यही है कि जितने भी जो आप फूड चेन में देखेंगे तो जो भी पोषक स्तर बने हुए हैं, तो सारे पोषक स्तर जो है सही से फंक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक तरह से चलते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक उपभोक्ता के लिए भोजन बचा के रखता है। ठीक है, और जो द्वितीयक है वो तृतीयक के लिए रखता है। ठीक, भोजन बचा के मतलब कि सारे लोगों की जो है पेट उसका भर जा रहा है, जितने लेवल के जो पोषण स्तर होते हैं सबके लिए जो है भोजन उपलब्ध है, तो वही जो है पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। ठीक है, तो प्राथमिक जो उत्पादक होता है कितना उत्पादन कर रहा है, ठीक है, उस उत्पादन को द्वितीयक उपभोक्ता जो है भोजन करता है, और भोजन करने से उसका जो है जय भार चेंज होता है, जय भार को जय भार में परिवर्तित होता है, जैव भार। ठीक है, जो भोजन करेंगे आप तो आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट जो भी होगा बॉडी में आपके आएगा, आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया है, वो कीड़े मकोड़ों को खाती है, जब कीड़े मकोड़ों को खाएगी तो उसका जीव जो जैव भार है वो बढ़ेगा, और वो चिड़िया जो है किसी दूसरे का भोजन बनेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि परिवर्तित करके उच्च स्तरीय पोषण स्तर को पहुंचाता है। जैसे कि एक लोअर लेवल का जो पोषण स्तर है अपर स्तर के लिए जैव भार अपना बचा कर रखता है, या भोजन जो है उपलब्ध कराता है अब उच्च स्तरीय पोषण के लिए, तो उसी को कहते हैं एक पारिस्थितिकी दक्षता। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ याद नहीं करना है इसमें, बस ये याद रखना है कि प्राथमिक उत्पादक कितना उत्पादन कर रहा है, कि उसको खाने के बाद में जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो जो है द्वितीयक उपभोक्ता के लिए इतना जैव भार रखा है ताकि द्वितीयक उपभोक्ता का पेट भर जाए, तो वही जो है एक पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। ठीक है, इफिशियंसी है इकोलॉजिकल इफिशियंसी। ठीक है, अगला ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार या फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है, किस तरीके से कार्य करता है, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक बृहद संरचना है, बृहद संरचनात्मक कार्यात्मक और जीवित निर्वाह को संभव या जीवन निर्वाह को संभव बनाने वाली पर्यावरणीय प्रणाली है। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है किस तरीके से जीवों में एक दूसरे से रिलेशन बना के रखती है। ठीक है, ताकि जो है फूड चेन में या फूड वेब में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी किस तरह से रहती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र बृहद संरचनात्मक और कार्यात्मक और जीवन निर्वाह के लिए को संभव बनाने वाली एक पर्यावरणीय प्रणाली है, जिसमें ऊर्जा एवं पोषण तत्वों का जो है प्रवाह तथा जैविक एवं पर्यावरणीय नियमन सम्मिलित है। इसमें जो सामुदायिक रूप से परितंत्र को संचालित करते हैं, या जो सामुदायिक नहीं सामूहिक है, जो सामूहिक रूप से क्या करते हैं, परितंत्र को संचालित करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बता रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो वगैरह में कि पारिस्थितिकी तंत्र वो है जहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है,
और हमने बताया था कि ये ओपन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इनपुट आ सकता है, ठीक है। इनपुट आने के लिए या कोई भी वस्तु जो है उत्पादन करता है तो उसको कोई ना कोई खाएगा, ठीक है। ये बंद इकोसिस्टम नहीं है। जो परितंत्र होता है वो ओपन इन्वायरमेंट है, ठीक है, खुला हुआ परितंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक इसका जो है बृहद आकार है। पारिस्थितिकी तंत्र कुछ भी हो सकता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। उसमें जो जीव हैं किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड होकर अपना खाना पीना पूरा करते हैं, ठीक है। और जो है समुदाय जो है सामूहिक रूप से परितंत्र को संचालित करते हैं, वही परितंत्र है। तो ठीक है, तो इसको हमने पारिस्थितिकी तंत्र को पहले ही समझ लिया था। अब इसके पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता को समझते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता हमने समझा था कि प्राथमिक उत्पादक है, द्वितीयक उत्पादक है। जो द्वितीयक उत्पादक है वही जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ये चीजें तो हमने पढ़ लिया था पहले से ही कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो फंक्शन है, फंक्शन में पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र का डेफिनेशन देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा वही है जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वह जो है एक बृहद संरचनात्मक और कार्यात्मक जो है प्लेस है, जगह है, जहाँ पे क्या होता है जीवन निर्वाह के लिए भोजन उपलब्ध होता है, ठीक है। और भोजन के साथ साथ पानी है, रहने का स्थान है, सब कुछ जो है अवेलेबल होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। जिससे ऊर्जा एवं पोषक का जो है परिसंचरण चलता रहता है, या जो है एक सीरीज चलती रहती है, जैसे फूड चेन हो गई, तो उसमें ऊर्जा का भी प्रवाह होता है, पोषक तत्वों का भी प्रवाह होता है, तो वही होता है, ठीक है। और जो है ये सामूहिक रूप से सब मिलकर जितने जीव जंतु हैं, बायोटिक और एबायोटिक जितने कंपोनेंट हैं, मतलब जैविक और अजैविक जितने कंपोनेंट हैं, सब मिलजुल के अपना जो है फंक्शन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है फंक्शन पूरा करते हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करते हैं, ठीक। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। दूसरा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता क्या है। तो प्राथमिक उत्पादक हमने देखा था, द्वितीयक उत्पादक देखा था। तो जो द्वितीयक उत्पादक होता है वही प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है, जैसा मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था। तो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो तापमान, सौर ऊर्जा, जलवायु, मिट्टी और ईटीसी हो सकती हैं, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह हमने पढ़ लिया है कि खाद्य श्रृंखला से जो प्राथमिक उत्पादक होता है वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और पूरी तरह जो है खाद्य श्रृंखला उसमें चलती है, ठीक है। पोषण स्तर भी हमने देखा। फर्स्ट इसे पोषण स्तर देखा था। ये प्राइमरी उत्पादक है, उसको प्राइमरी उपभोक्ता खाता है। फिर से एक छोटा मांसाहारी शाकाहारी इसको खाता है, शाकाहारी खाएगा, फिर इसको मांसाहारी खाएगा, ठीक है। ऊपर सर्वाहारी जो है वो खाएगा। तो ये पोषण स्तर देखा था कि फर्स्ट पोषण स्तर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे पोषण स्तर हमने देखे हैं, ठीक है। 10% का नियम भी देखा है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाती है, ठीक है। खाद्य जाल को हमने समझा था, फूड वेब को भी हमने समझा था, ठीक है। हमने समझा था जैव संचयन क्या होता है, इसके बारे में मैंने देखा था कि जैव संचयन क्या होता है। बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में भी हमने देख लिया था, ठीक है। जैव आवर्धन भी देख लिया था। पारिस्थितिकी पिरामिड भी देख लिया था, जनसंख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। अब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये तो मैं रिकैप कर रहा था कि क्या क्या हमने पारिस्थितिकी तंत्र में देख लिया है और क्या क्या हमको देखना भी बाकी है, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखेंगे आप अगर इसमें तो पोषण चक्र, ये जो है नया है हम लोग के लिए। पोषण चक्र क्या होती है या न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, तो ये यहाँ से हम लोग देखते हैं। पिछला तो सारा हम लोग पिछली वीडियो में ही देख लिया था। इसमें अब यहाँ से जो है मेन आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है कि पोषण चक्र क्या है। तो न्यूट्रिशन साइकिल क्या होती है भाई, या न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है। तो परितंत्र में तत्व कभी समाप्त नहीं होते। जो परितंत्र है या इकोसिस्टम है उसमें कोई भी चीज जो है समाप्त नहीं होता है, ठीक है। उसका रूप बदलता रहता है, ठीक है। अवस्था उसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषक तत्व है कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह पुनः चक्रित होता रहता है। अपना रूप बदल के वो पूरा पुनः चक्रण होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें अगर हम, तो हम जो भोजन प्राप्त करते हैं तो प्राथमिक उत्पादक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और अपनी जड़ों से क्या करता है कि भूमि से मिनरल्स, पानी, ठीक है, ये सब जो है मिनरल्स हो गया, पानी हो गया, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब चीजें जो है भूमि से वो ग्रहण करता है और अपने में स्टोर, जैवभार के रूप में अपने में स्टोर करता है। और उसको दूसरे जो जीव खाते हैं, जो जैवभार को दूसरे जीव खाते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर जो है पोषण स्तर या पोषक जो तत्व जो है उसमें चले जाते हैं। फिर उनको जो है उसके ऊपर वाला खाता है, तो उसके स्तर उसके में भी
जो प्राथमिक उत्पादक है, जो उसके में पोषक पोषक तत्व थे, वो द्वितीयक में गए, द्वितीयक के बाद तृतीयक में गए, तृतीय के बाद चौथे वाले में गए। ठीक है, जमीन से निकले हुए जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस थे, वो सभी पोषक स्तर में कम मात्रा में या सीमित मात्रा में धीरे धीरे पहुंचते हैं। ठीक है, पहले जमीन से शुरू हुए, फिर फोर्थ स्तर पे गए। जो चौथा वाला जब मरेगा, उसकी मृत्यु होती है, जब फोर्थ स्तर के जो सर्वाहारी होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर वो मिट्टी में सारा चीज मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है फिर से जो लवण है, जो पोषक तत्व थे, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह जो भी जितने भी थे, वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से कोई पेड़ वहाँ पे उगता है और फिर उनको ग्रहण करता है और फिर एक साइकिल चलती रहती है। तो वही कह रहा है कि परितंत्र में जो पोषक तत्व हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि पुनः चक्रित होते रहते हैं। उनकी साइकिल एक चलती रहती है। परितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहते हैं। ठीक है, तभी हम लोग देखेंगे आगे पोषक पोषक चक्र क्या होता है। कार्बन साइकिल देखेंगे हम लोग, फास्फोरस साइकिल देखेंगे, सल्फर साइकिल देखेंगे, पूरी साइकिल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यही बात है कि पोषक पोषण चक्र क्या होता है। तो जैसे हमारे अंदर जो है दांत हमारा है, तो उसमें फ्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम होगा। सर हड्डियों में है तो फास्फोरस होगा, कैल्शियम होगा। जैसे मरना तो सभी को है, जैसे मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, तो ये सब सारे जो हड्डियां हैं वो जल जाती हैं या फिर वो पिघल जाती, मतलब मिट्टी में मिल जाती हैं। अगर उसको कोई गाड़ देता है तो सारा मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, जब मिट्टी में मिल जाता है तो वो जो जितनी भी हड्डियां को जो डिकम्पोज करता है, जो बैक्टीरिया या फंगस, तो वो सारा जो है लवण, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह सब मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो एक चक्र चलता रहता है। फिर पेड़ जो है उस मिट्टी से उस फास्फोरस को, कैल्शियम को लेगा, फिर ऊपर चलेगा। ठीक है, तो ये पूरी मामला है। तो पोषण साइकिल ऐसे चलती रहती है एक क्रम में। अगला इसमें इसमें है कि सजीव को अपनी जैविक क्रिया हेतु अनेक रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जो सजीव है उसकी दैनिक क्रिया के लिए, ठीक है, जैविक क्रिया के लिए, जीने के लिए अनेक रासायनिक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल में पौधों को कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तथा जल से प्राप्त, क्या और कहाँ गया, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए तथा ऑक्सीजन चाहिए। इनको जो है कुछ को ये है, कुछ तत्वों को जल से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है सरल कार्बन जो है हाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो पौधों को ये सब चीजें चाहिए, इनको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, सोडियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, इनको भी चाहिए पेड़ पौधों को भी। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताया, सबसे पहले उसको कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, O2 चाहिए। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और पेड़ पौधे में जो फल लगता है, उस फल को कोई व्यक्ति खाता है या फिर उसके तने को कोई खाता है, उसकी जड़ को, उसकी पत्तियों को खाता है, तो उससे भी ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, उससे भी ऊर्जा जो है हमको मिलती रहती है। तो इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है जब पेड़ गिरेगा, ठीक है, डिकम्पोज होगा, पेड़ को मान लो कोई काट दिया, डिकम्पोज हुआ, तो जितने कार्बन, H2, O2, ऑक्सीजन जितने भी हैं, सब जो है वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। कोई मिट्टी में मिल जाएगा, कोई वातावरण में, पर्यावरण में मिल जाएगा। ठीक है, कोई हवा में मिल जाएगा, जो गैस होगी हवा में चली जाएगी, और जो पोषक तत्व होंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस तरह से पूरा क्रम चलता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रोटीन, इसी तरीके से क्या होता है कि देखिए, पौधों में जो सी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उसी तरीके से जब प्रोटीन बनना होता है किसी की बॉडी में, तो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए आपको कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी तरीके से अगर प्रोटीन संश्लेषण करते हैं तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, तथा सूक्ष्म तत्व जिसमें जिंक है, तांबा है, मॉलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, आयरन है, इन सबों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में। तो जैसे ये बॉडी डिकम्पोज होगी, पेड़ की हो या किसी जानवर की हो, किसी मानव की हो, तो क्या होता है, मानव की है तो क्या होता है इसमें, तो फिर वो डिकम्पोज जब होता है तो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, या तो जो गैस होगी वो वातावरण में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे जहां ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, वहीं पोषक तत्व का प्रवाह जो है चक्रीय होता है। जहां ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में ही होता है, कि निचले उत्पादक से लेके वो सर्वाहारी या फोर्थ स्तर के जो मांसाहारी है या पोषक स्तर पे जो चौथे लेवल पे है, वहां तक जो है ऊर्जा जो है एक दिशा में प्रवाह करती रहती है।
मगर जो पोषक तत्व होते हैं उनका चक्रीय प्रवाह है। जैसे कि हमने समझा कि आदमी है, फल खाया, फल कहाँ से आया? पेड़ से आया। पेड़ को न्यूट्रिशन कहाँ से मिला? जमीन से मिला और सनलाइट से मिला, ठीक है। तो वहां से चक्र होके हमारे यहाँ आया, ठीक है। जैसे मानव की मृत्यु हुई, जिस मानव ने आम खाया उसकी मृत्यु हुई, तो वो भी अगर जला दिया गया तो उसकी राख जो बचती है उसमें भी कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह रहता है, ठीक है। तो उसको भी लोग फेंक देते हैं, तो भी जो है मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। फिर मिट्टी से फिर पेड़ पौधे उसको लगे, तो एक चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो वही जो है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, पोषक तत्व का प्रवाह जो चक्रीय होता है, ठीक है। अगला इसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप से पोषक चक्र जो है अनियंत्रित हो जाता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र जो है अस्थायी हो जाता है। जब इसी में हस्तक्षेप करता है मानव, क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का यूज करता है, ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज करता है, कृत्रिम रूप से किसी को पिघला देता है, जैसे बड़ी बड़ी भट्टियां बन गई हैं, उसको डाल दिया भट्टी में, ठीक है। ऐसा पिघल जाता है कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो उसमें भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है अस्थायी हो जाता है और उसमें जो है डिसबैलेंस हो जाता है इकोसिस्टम में। कहने का मतलब यही है। जैसे आज जो है देखेंगे आप, तो गांव में अब खेत में जुताई जब होती है तो देखेंगे तो केंचुआ वगैरह ज़्यादा नहीं निकलते हैं, ठीक है। अब जो है रात में जो जुगनू चमकते थे वो जुगनू नहीं दिखते हैं आपको। जो पहले घोंघा थे, घोंघा को क्या कहते हैं आप लोग? जो सीप होती थी, घोंघा होता था, पानी में चलता था खेतों में बारिश के समय में, वो घोंघा नहीं दिखता है। कारण क्या है? तो कारण है पेस्टिसाइड। जो हमने कीटनाशक और जो कीड़नाशक जो भी होता है अपना, जो भी केमिकल हम छिड़काव करते हैं खेतों में, उसने केंचुओं को मार डाला। जितने भी बहुत सारे इतने कीड़े मकोड़े थे सबको उसने खत्म कर दिया, कुछ तो दिखते ही नहीं है अब, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए क्या हुआ, इकोसिस्टम को प्रभावित कर दिया मानव ने अपने चाल चलन से, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी हस्तक्षेप कर देता है तो दिक्कत होती है, ठीक। अगला पॉइंट है जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा हाई लेवल का थोड़ा हो जाता है, इसमें थोड़ा समझने में थोड़ा कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है, मगर इसको धीरे धीरे एक एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, या बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होती है? जैसा हमने सभी शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि पेड़ से हम फल खाए, या पेड़ से बकरी ने फल खाया, बकरी को मानव ने खाया, मानव को जो वो मरा तो डिकम्पोज हुआ जब, तो मिट्टी में फिर मिल गया, तो वही एक साइकिल है। तो जैव भू रासायनिक साइकिल वही है। तो क्या कह रहा है कि यह भूमंडलीय स्तरों के लिए प्रयोग किया गया पोषक चक्र का बृहद रूप है, ठीक है। तो जमीन जो भूमंडल में रहता है उसके लिए जो है जो पोषक चक्र का बृहद रूप है, जिसमें अजैविक तत्व और जैविक माध्यमों से होकर गमन करते हैं। तो जो अजैविक होता है, जिसमें कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, वो क्या करता है, जैविक चीजों से होकर गुजरता है। जैविक मतलब मानव हो गया, पशु हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, जो जीवित है वहां से होकर गुजरता है, माध्यम से होकर गमन करता है। और अतः अंत में, अंत है, अतः नहीं अंत है, अंत में पुनः अजैविक प्रावस्था में आ जाता है। जैसे पेड़ पौधों की मृत्यु होती है, या मानव की मृत्यु होती है, या जीव जंतुओं की मृत्यु होती है, तो फिर से वो मिट्टी में मिल के वो अपने अजैव अवस्था में दोबारा से आ जाता है, ठीक है। तो एक यही साइकिल चलती रहती है, तो वही ये बता रहा है, वही जैव भू रासायनिक चक्र साइकिल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जानवरों में व्याप्त जो आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है आदि रहता है, जो मृत्यु के बाद पश्चात जो है पुनः मिट्टी में मिल जाता है। फिर उसके बाद में जब मिट्टी मिल जाता है तो पुनः उसको जो प्राथमिक उत्पादक उसको खाता है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक में आ जाता है, पुनः जो है उसको द्वितीयक जो उत्पादक है, द्वितीयक उत्पादक कौन है? द्वितीयक उत्पादक हम कई बार समझाएंगे कि जो द्वितीयक उत्पादक है वही प्राइमरी उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता वही है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। जो द्वितीयक उत्पादक है वही प्राथमिक उपभोक्ता है, तो उसमें आ जाता है। फिर द्वितीयक उत्पादक को या प्राथमिक उपभोक्ता को तृतीयक खाता है, फिर उसको चतुर्थ वाला खाता है। जब चतुर्थ की मृत्यु होती है तो डिकम्पोज होता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो यही जो है जैव भू रासायनिक साइकिल है, बायो जियो बायो जियो केमिकल साइकिल यही है, ठीक है। अगला इसमें अगला क्या कह रहा है कि भंडारण के स्वरूप के आधार पर पोषण चक्र दो प्रकार के होते हैं। तो जो शरीर में भंडारित होता है या किसी जीव में जो भंडारित होता है उसके आधार पर जो है वो जो साइकिल होती है, पोषण चक्र जो होता है, न्यूट्रिशन साइकिल जो होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक गैस के रूप में, जैसे पेड़ पौधों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से मानव में भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, जीव जंतु में भी होती है।
तो गैसीय चक्र है, तो वो भी गैस भी एक चक्र के रूप में चलता रहता है। वहीं पे जो है अवसादी चक्र में जैसे फास्फोरस हो गया और आपका सल्फर हो गया, ठीक है, ये सब आता है। फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो है अवसादी चक्र में आते हैं, ठीक है। पोटेशियम नहीं कह सकते आप, फास्फोरस कह सकते हैं, कैल्शियम वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। तो गैसीय चक्र में या गैसीय साइकिल क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, ठीक है, H2O होता है, इसका चक्र आता है इसमें गैस वाले में। गैसीय चक्र में आपको नाइट्रोजन की साइकिल आ जाएगी, ऑक्सीजन साइकिल आएगी, कार्बन साइकिल आएगी और जल साइकिल आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल चक्र क्या होता है। तो वाटर साइकिल क्या होती है, तो जयमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है। तो जयमंडल में जो है हाइड्रोजन कैसे आता है, तो जल के रूप में आता है हाइड्रोजन, ठीक है, जल के रूप में होता है, जो ठोस भी हो सकता है, मतलब हिम हो सकता है, तरल या जल हो सकता है, या गैस जलवाष्प के रूप में पाया जा सकता है। जो जल होता है H2O जो है 3 रूप में पाया जा सकता है, ठोस, तरल और गैस, तीनों रूप में पाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग वाटर साइकिल देख रहे हैं, ठीक है। तो जल चक्र में कैसे क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो जल चक्र में क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले पानी है, ये तालाब है, ठीक है, कलेक्शन हुआ, ये नदी है, झरना है, ये जो है आपके पर्वत है, यहाँ पे बर्फ जमी है, ठीक है। और यहाँ पे ये है हमारा क्या कहते हैं इसको, समुद्र है या महासागर ये है, ठीक है। और ये घास फूस है, ये पेड़ पौधों के पत्ते हैं, ये पत्ते हैं इसमें, ठीक। यहाँ समझेंगे हम लोग कि पहले क्या होता है, जब धूप होती है, जब हीट मिलेगी या जब उष्मा मिलेगी, तो जो ये जब जो पानी दिख रहा है हमको समुद्र में या फिर झील में, झरने में, नदी में, तालाब में या बर्फ में, जैसे इनको धूप मिलती है तो इनका वेपराइजेशन होता है, ठीक है, इवापोरेट होते हैं ये लोग, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इवापोरेशन होता है इनका, मतलब ये गैसीय अवस्था में होकर पानी जो है भाप के रूप में जो है ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तालाब है, हम जैसे तालाब में खड़े हैं, तो क्या होगा, जब वाष्पीकरण होता है, जब धूप पड़ती है इस पर, तो जब वाष्पीकरण होगा तो हमारे ऊपर जो है छत के ऊपर से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, संवहनी तरीके से ऊपर चढ़ता है, क्योंकि गर्म होता है तो गर्म होने के बाद जो है हवा ऊपर उठती है। तो उसी तरीके से जो है इवापोरेशन जो होता है वो गर्म होता है, इसमें गुप्त उष्मा होती है, ठीक है, इसी वजह से ये ऊपर उठता है, ठीक है, ऊपर उठा जाता है। इसी तरीके से जब पत्तियों से भी इवापोरेशन होता है, ठीक है, पत्तियों से भी, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उसमें से भी वाष्पीकरण होता है, ठीक है, इवापोराइजेशन उसमें से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, इन तालाबों से भी होगा, झरनों से भी होगा, ठीक है, नदियों से भी होता है। तो पानी उठ के देखिए, जमीन से पानी उठा, फिर से ऊपर जा रहा है, हवा में गया, तो यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ या कंडेंसेशन कहते हैं उसको, तो संघनन हुआ यहाँ पे, ठीक है। संघनन जब होता है, जब संघनन होगा तो प्रेसिपिटेशन होता है या वर्षण होता है। जब संघनन होता है तो क्या होता है, वर्षा होगी। तो जब वर्षा होती है फिर पानी जो है जमीन पे आता है, ठीक है, फिर वो नदियों में, झील, झरनों फिर से जाएगा वो, ठीक। उसके बाद जो है कुछ जब बारिश होगी तो पेड़ पौधे हरे होंगे, घास हरी होंगी, ठीक है, इनमें आएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगा, इवापोरेट होगा या उसमें क्या होगा, इवापोरेट का हिंदी क्या होता है, वाष्पीकरण होगा इसका, ठीक है, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण हो गया इसका। तो पानी जो है, बारिश हुई, पहले सबसे समझते हैं, बारिश हुई, पानी मान लीजिए जमीन पे नहीं था, पहले बारिश हुई, फिर झील बनी, झरने बने, नदियां बनी और समुद्र बना, ठीक है। जब संग्रहण हो गया, फिर धूप हुई, तो क्या हुआ, वाष्पीकरण होगा, ठीक है। वाष्पीकरण जब होगा, पेड़ पौधे से भी वाष्पीकरण होता है, उनकी पत्तियों से होता है, घास से भी होता है, मिट्टी से भी होता है, मिट्टी में भी नमी रहती है उससे होता है, ठीक है। झील, झरने, तालाब से भी होगा, फिर इसका संघनन होगा, फिर वर्षा होगी, फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक साइकिल बन गई है, तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। सिंपल यही है, वाटर साइकिल कहते हैं। बस इतना है आपको इसमें याद रखना है कि पत्तियों से भी इवापोरेशन होता रहता है, पत्तियों से भी वाष्पीकरण होता है, तालाब से होता है, घास से भी होता है, इन सबसे होता है, मिट्टी से भी होता है, ठीक है। तो ये है जल चक्र में जो है अवशोषण, वाष्पीकरण एवं वर्षण द्वारा अस्थल मंडल, ठीक है। तो जल चक्र में क्या होता है, अवशोषण होता है, वाष्पीकरण होता है और वर्षण होता है। इसके द्वारा जो है स्थल मंडल पर, स्थल मंडल में जिस पे हम रहते हैं वहां पे, वायुमंडल में और जल मंडल के बीच जल का जो है सतत जो है आदान प्रदान होता रहता है, ठीक। तो पहले स्थल मंडल पे जल आया, फिर वायुमंडल में गया भाप बन के, फिर संघनन हुआ, फिर से बारिश हुई, फिर जल मंडल में आया, जल मंडल में तो समुद्र वगैरह में गया। इसी के बीच जो है वाटर साइकिल चलती रहती है, ठीक है।
तो यही पूरा वाटर साइकिल हमने देखा। ठीक, डायग्राम से आपको समझ में आया होगा वाटर साइकिल किस तरह से चल रहा है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं इसमें कार्बन चक्र कैसे चलता है। कार्बन चक्र क्या है? तो कार्बन चक्र में पृथ्वी पर अधिकांश जो कार्बन जो है चट्टानों, महासागरों, वायुमंडल, पेड़ पौधों, जंतु, मृदा और जीवाश्म ईंधन से ईंधन में संचित रहता है। जो कार्बन है, तो हमारे अंदर भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है जो जमीन के अंदर दबा हुआ है, जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, सब में कार्बन है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज धरती पे नहीं जिसमें कार्बन ना हो। ठीक है, कार्बन थोड़ा मात्रा में, अधिक मात्रा में सब में रहता है। तो चट्टानों में रहता है, महासागरों में भी कार्बन है, वायुमंडल में भी है, पेड़ पौधों में भी है, ईंधन में भी है। ठीक है, तो ये जो है कार्बन है। ठीक, तो कार्बन CO2 पौधों में जैव भार के रूप में स्टोर होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो तो प्राथमिक उत्पादक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में जैव भार बनता है। जैव भार मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बनता है और वो पेड़ों में स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, CO2 पौधों में जैव भार के रूप में स्टोर हो गया। अब CO2 जो है महासागर अवशोषित तथा उत्सर्जित करते हैं। तो CO2 को महासागर जो है अवशोषित भी कर सकते हैं और उसको उत्सर्जित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बात हमने यहाँ पे समझ ली। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होने लगता है। ठीक, तो इसमें कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल हम लोग देखते हैं। तो कैसे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसको थोड़ा छोटा करें तो समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे तो कार्बन कहाँ से निकल रहा है। तो जीवाश्म ईंधन से पहले कार्बन निकला, कारखानों में गया और वाहनों में गया। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, कोयला और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सब कोयला कारखानों में गया और वाहनों में गया। वाहनों का जब दहन हुआ तो वहां से जो है CO2 निकला। ठीक है, फिर CO2 वायुमंडल में पहुंचा। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण हुआ तो पौधों में आ गया, यही देखिए पौधों में घुस गया। फिर हरे पौधे जो हुए, मृत पौधे और जीव, और तब क्या हुआ, जब मृत पौधे हो गए उसमें से फिर कार्बन निकला, CO2 निकला। पेड़ को खाए बकरी वगैरह, वहां से भी क्या निकला, CO, यहाँ से भी CO2 निकलेगा जब जीव जंतु मरेंगे। ठीक है, तो ये जो है मृत पौधे और जीव जंतु अगर मृत्यु हो गई उनकी, तो उनका अपघटन होता है। अपघटन कौन करता है, तो अपघटक करते हैं बैक्टीरिया और फंगस। ये जो है फंगस है, ये पेड़ पौधों को भी करेंगे और जीव जंतुओं को भी करेंगे। अब इसको किए तो जहाँ यहाँ से भी CO2 निकलेगा, इस CO2 को भी पौधे ले सकते हैं, या जो है ये सीधे वायुमंडल में जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए पूरी तरह की साइकिल बनी हुई है। पहले जो है यहाँ से जीवाश्म ईंधन से जमीन से निकला, कारखाने में गया, दहन हुआ, फिर वायुमंडल में पहुंचा, फिर ये आ गया आपका हरे पौधों में। फिर जो अपघटन क्या किया, अपघटित किए इसको, फिर जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में तो नहीं, मगर मिट्टी में भी कार्बन सिंक होता है, तो मिट्टी में गया ये, कुछ मिट्टी में गया, कुछ वायु में गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक कार्बन चक्र यहाँ पे भी बन गया आपको। ठीक है, अपघटन करता भी कार्बन, CO2 वगैरह निकालते हैं। ठीक, तो कार्बन एक निरंतर चक्र में घूमता रहता है। पौधे CO2 का उपयोग करते हैं, श्वसन में CO2 छोड़ा जाता है और संतुलन जो है इसका आवश्यक है। CO2 का संतुलन आवश्यक है। एक संतुलित रूप में अगर CO2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर CO2 की जो सांद्रता अगर वातावरण में बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये पूरा बता रहा है कैसे चल रहा है मामला। ठीक है, तो पता चला आपको कि जीवाश्म से कारखाने से दहन हुआ, CO2 निकला, फिर वायुमंडल में, वायुमंडल से पेड़ पौधों ने ले लिया उसको। ठीक है, और भी पशुओं ने यहाँ शोषण किया तो यहाँ से भी CO2 निकला। व्यक्ति यहाँ पे मानव है, मानव ने भी शोषण किया तो यहाँ से भी CO2 निकल के यहाँ चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद में पेड़ पौधों में गया, पेड़ पौधों के बकरी भेड़ खाई, बकरी भेड़ को मानव खाया, शेर खाया, चीता खाया। ठीक है, लोमड़ी खाई, कुत्ता खाया, उनको जो है फिर से शेर वगैरह खाए। तो क्या हुआ, फिर शेर वगैरह जब मरेंगे तो उनका अपघटन होगा, फिर वहां से भी CO2 निकलेगा, फिर वो जाएगा। तो एक क्रम में ये चलता रहता है। ठीक है, तो यही है आपका CO2 चक्र, कार्बन साइकिल। CO2 नहीं, कार्बन साइकिल थी। ठीक है, कार्बन साइकिल यही है, या तो CO2 साइकिल कह सकते हैं या कार्बन साइकिल कह सकते हैं उसको। ठीक है, अगला इसमें O2 साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल किस तरह से चलती है उसको समझते हैं पहले। तो दो साइकिल हमने खत्म कर लिया। एक वाटर साइकिल सिंपल था, उसको समझ लिया कि वाटर जो है
किस तरह से उसकी साइकिल चलती रहती है। उस तरीके से हमने CO2 देखा, CO2 किस तरह से साइकिल चलती रहती है। अब ऑक्सीजन चक्र देख लेते हैं। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र देखते हैं, ठीक है। तो जैव विकास के बाद, तो जब जैव विकास हुआ, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें स्वपोषी जीव शामिल थे। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते थे। तो जब ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी तो वहां पे CO2 वगैरह निकलता था पहले से, ठीक है, मगर ऑक्सीजन नहीं था। तो जब प्रथम जीव जब बना, वो स्वपोषी जीव बना था, ठीक है। प्रथम जीव जो जीव बना था धरती पे, वो स्वपोषी था, खुद से ही भोजन बनाने वाला था। तो प्रकाश अवेलेबल था, ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह हुए थे तो कार्बन के रूप में CO2 भी अवेलेबल था, मगर ऑक्सीजन फ्री अवस्था में नहीं था। किस तरह से ऑक्सीजन बना? तो प्रकाश मिल ही रहा था, CO2 मिल गया, और जो जीव बने स्वपोषी जीव बन गए, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब हुआ तो वहां से क्या निकला? ऑक्सीजन निकला। प्रकाश संश्लेषण में जो भी उप उत्पाद होता है वो ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है ऑक्सीजन बन के निकलता है, तो ऑक्सीजन निकला। इस तरीके से प्रोसेस चलता गया और ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में भर गया, ठीक है, जिससे जो है जीवन जो है संभव हो पाया। जो लोग सांस लेने वाले जीव हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वो चीज संभव हो पाई, ठीक है। तो जैव विकास के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वपोषी हरे पौधे एवं पादप प्लवकों ने O2 का सृजन किया, ठीक है, ऑक्सीजन का सृजन किया, जो वायुमंडल में निरंतर जो है संचित हुई, ठीक है। इसके अलावा जो है ज्वालामुखी उद्भेदन में खनिज ऑक्साइड के रूप में, पहले जब ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ तो उसमें से खनिज में जो खनिजों के ऑक्साइड है वो निकले। तो खनिजों के ऑक्साइड से निकलेंगे, फिर इनका जो न्यूनीकरण होता था, इनको कोई डिकम्पोज करता था या फिर ये टूटते थे, तो वहां से भी ऑक्सीजन निकलता था, वायुमंडल में पहुंचता था, ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में पहुंचता था, जितना कि ये लोग किए थे, जो हमारे हरे पौधे हैं, ठीक है, स्वपोषी पौधे जितना ऑक्सीजन को छोड़े थे वातावरण में, उसके कंपेरिजन में ज्वालामुखी उद्भेदन से बहुत ही कम जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता था। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला वाला ही है। तो दूसरे में भी कभी पूछेगा कि ज्वालामुखी उद्भेदन से भी क्या ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो हाँ निकलता है। कैसे? जब खनिज ऑक्साइड होता है, इसका न्यूनीकरण होता है, तब उसके जो है उसके द्वारा जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। O2 गैस रूप वायुमंडल, ठीक है। O2 जो है गैस गैस रूप में वायुमंडल में, घुलित रूप से जलमंडल में। तो O2 जो है गैस रूप से वायुमंडल में उपस्थित है, घुलित रूप से जल मंडल में है, और लवण रूप में कहाँ पे है? स्थल मंडल में भी पाई जाती है, ठीक है। तो कई जगह से, तो वायुमंडल में गैस के रूप में है, लवण के रूप में जो है स्थल मंडल में है, जैसे खनिज का ऑक्साइड आपने देखा था ये वाला, इस तरीके से। इसके अलावा जो है जल मंडल में घुलित अवस्था में, घुली हुई है, पानी में घुली हुई है, ठीक है, इस तरह से पाई जाती है। O2 चक्र जो है जटिल प्रक्रिया है। O2 चक्र जो है, ऑक्सीजन चक्र जो है, एक जटिल प्रक्रिया है, और यह बहुत कम समय में O2 के रूप में रहती है। बहुत कम समय तक ये O2 के रूप में रहती है। वो किसी न किसी से क्रिया करके शीघ्र ही वो वाटर बना लेती है या तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। तो O2 जो है बहुत ही सीमित समय के लिए फ्री रहती है, नहीं तो ये किसी के साथ मिलके H2O बना लेगी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, या तो अन्य जो है यौगिक बना लेती है, ठीक है। याद रखेंगे इसको। तो ऑक्सीजन साइकिल को देखते हैं हम लोग क्या है। तो ऑक्सीजन साइकिल में देखिए तो क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, ये प्लांट हुआ। तो प्लांट में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। प्लांट क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो ऑक्सीजन कहाँ गया? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गया, एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, एनिमल ने इसको ग्रहण किया, ब्रीदिंग किया, सांस लिया, एनिमल या मनुष्य या जानवर यहाँ से लिया। तो इन्होंने क्या छोड़ा? CO2 छोड़ा। अब CO2 क्या, CO2 किसने लिया? प्रकाश संश्लेषण में पेड़ ने CO2 को ले लिया। अब फिर यहाँ से फिर क्या हुआ, O2 निकला। CO2 यहाँ पे घुसा पेड़ प्रकाश संश्लेषण में, फिर O2 निकला, और कार्बोहाइड्रेट निकला या ग्लूकोज निकला यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। तो एक देखिए चक्र बन गया ये भी, ठीक, घूम रहा है इसी में। तो ये भी ये जो है ऑक्सीजन साइकिल है कि पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे, नीले हरित शैवाल, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वहां से जो है प्रकाश मिला उनको, वो फोटोसिंथेसिस किए। फोटोसिंथेसिस में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन फिर वातावरण में गया, फिर मानव और जीव जंतु उसको सांस में लिए, सांस लेने के बाद में फिर CO2 छोड़े, CO2 को पेड़ ने लिया, फिर पेड़ ने कार्बन, फिर ऑक्सीजन छोड़ा इसने, ठीक है। ये क्रम ये चलता रहता है। तो ये जो है ऑक्सीजन साइकिल है। ऑक्सीजन साइकिल यही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग हल्का सा, क्या है ऑक्सीजन साइकिल।
तो O2 जो है, O2 का पुनः चक्रण जो होता है वो 2000 वर्ष में होता है। याद रखना है कि O2 का जो पुनः चक्रण होता है वो 2000 वर्ष में होता है। वहीं पे जो कार्बन का चक्रण जो होता है 300 वर्ष में हो जाता है। कार्बन चक्र जो है वो 300 वर्ष में पूरा होता है। वहीं पे O2 का पुनः चक्रण जो होता है वो 2000 वर्ष में होता है। काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, O2 का पुनः चक्रण 2000 वर्ष में होता है। वहीं पे जो कार्बन है का चक्रण जो होता है 300 वर्ष में होता है। ठीक है, तो O2 भी हमने देख लिया। अब होता है नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन चक्र तो यह प्रोटीन का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का मुख्य घटक है, जिसकी आवश्यकता मानव सहित अन्य जीवों को होती है। और हमारे वायुमंडल में 79% जो है नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, तो नाइट्रोजन चक्र में अगर देखेंगे हम तो प्रोटीन का जो है मुख्य घटक है ये। और ये ह्यूमन को और हर जीव को जो जीवित है सबको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे उसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है जीव जंतु को। ठीक है, अब हमारे वायुमंडल में जो है 79% जो क्या है नाइट्रोजन है। मगर इस नाइट्रोजन को सीधे जो है मानव या कोई भी जीव जंतु इसको ग्रहण नहीं कर सकता। जो मानव ग्रहण करता है या जो जीव जंतु या पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। N3 नाइट्रेट के रूप में जो है इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अधिकांश जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग सीधे नहीं करते, क्योंकि जो नाइट्रोजन अणुओं में त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन जो किसी के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बहुत मौजूद होता है, तो इस वजह से इसका जो है त्रिबंध के कारण जो है अक्रियाशील होता है। ठीक है, अक्रियाशील होता है, जल्दी टूटता नहीं है, अक्रियाशील होता है। इसको जो है उपयोग में लाने के लिए अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के रूप में या नाइट्रेट के रूप में इसको बदलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो प्रकृति ने ऐसा एक नियम और ये सब बनाया है, जीव जंतु बनाए हैं, माइक्रो बैक्टीरिया बनाया है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में और नाइट्रेट में तोड़ते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल में हम देखते हैं कि ये जो है प्रोटीन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। वातावरण में जो नाइट्रोजन है ना 79% है, 80% के आसपास है। मगर नाइट्रोजन का सीधे जो है उपभोग अधिकांश जीव जंतु नहीं करते। इसको अमोनिया के रूप में करते हैं या फिर नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए अलग से बैक्टीरिया बने हैं, अलग से प्रोसेस बना है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदले और अमोनिया को नाइट्रेट में बदले। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं होता। तो प्राकृतिक जो चट्टान होती है, जो हमारे आसपास मिट्टी दिखती है, वहां पे जो है जो प्राकृतिक चट्टानों में जो है नाइट्रोजन नहीं होता है। इसीलिए जो है मिट्टी का निर्माण जब होता है तो वहां पे नाइट्रोजन अनुपस्थित रहता है। हमको बाहर से जो है यूरिया वगैरह का छिड़काव करके नाइट्रोजन को उसमें डालना पड़ता है। इसीलिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जिसमें NPK जो होता है नाइट्रोजन वाला, जिसको डाई कहा जाता है या फिर यूरिया कहा जाता है, उसमें जो है नाइट्रोजन डाई और यूरिया छिड़काव करते हैं ताकि मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति बनी रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो है नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन का प्रवेश विभिन्न स्वतंत्र तथा सजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों द्वारा होता है। तब देखिए नाइट्रोजन तो वातावरण में बहुत ज्यादा है, मगर वो जो है डायरेक्ट उसको कोई हजम नहीं कर सकता है, उसको खा नहीं सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें जो कि अक्रियाशील होता है, वो क्रिया नहीं करता है डायरेक्ट किसी के साथ। तो उसको जो है नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रवेश कैसे होगा तब? तो क्या होता है, वहीं पे आते हैं स्वतंत्र तथा सजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण वाले। तो जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स करने का मतलब है कि इस तरह का तत्व में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या सजीवी संबंध बनाने वाले ऐसे जीव जंतु होते हैं जो उसको अमोनिया में नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पेड़ पौधे जो है आसानी से उस नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में। जीव जंतु उसको पेड़ पौधों को खाएंगे, फिर उनके अंदर प्रोटीन आता है। ठीक है, नाइट्रोजन आता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसमें जो है जीवाणु या बैक्टीरिया शामिल है। ठीक है, और अन्य यौगीकरण वाले जो है जीव जंतु भी शामिल है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्थल पर सजीवी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। स्थल पर जो होता है सजीवी सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरांक आप पढ़े होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन
उसमें ये लोग काम करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा फोन आ रहा है। ठीक है, स्थल पर सजीवी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और जल तंत्र में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, जल तंत्र में क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। यहाँ पे देखिए सजीवी सूक्ष्म जीवाणु है, यहाँ पे जो है स्वतंत्र जो है सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं जल में, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, ये पूरा बात है। ठीक, तो याद रखेंगे स्थल पर क्या होता है, सजीवी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और जल तंत्र में क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु जो है। यहाँ सजीवी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सॉरी, क्या हो गया, जो यहाँ पे जो है सजीवी सूक्ष्म जीवाणु जो लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जल तंत्र में सूक्ष्म जीवाणु। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक, नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं हम लोग, ये भी छोटा करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन चक्र वहां पर लिखा हुआ है। अब जो है यहाँ पे किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, इसको समझते हैं। देखिए, वातावरण में क्या है, नाइट्रोजन N2 के रूप में है, जो किसी कोई भी इसको ग्रहण नहीं करता, अधिकांश जीव जो है इसको ग्रहण नहीं करते। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, नीचे आए, अमोनिया में कन्वर्ट हुए। ठीक है, अब नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया होता है। अब ठीक है, इसको क्या किया, N2 में बदल दिया, NO2 में, नाइट्राइट में बदल दिया। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोबैक्टर जो होता है इसको नाइट्रेट में बदल देता है। तो देखिए यहाँ पे भी एक प्रोसेस हुआ, किसी जीव ने इसको प्रोसेस किया, और यहाँ पे भी प्रोसेस किया, दूसरे जीव ने यहाँ पे प्रोसेस किया और इसको नाइट्रेट में NO3 में बदल दिया। ठीक है, अब NO3 को, ये इसको पेड़ में भी जा सकता है, इस गाय भैंस में जा सकता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, यहाँ बनेगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से क्या बनती है, मसल वगैरह बनती है। ठीक, और दैनिक कार्य इसमें होते हैं। फिर जब इसकी मृत्यु होगी तो फिर से नाइट्रोजन जो है पृथ्वी में चला जाएगा, या फिर मिट्टी में मिल जाएगा, या फिर गैस के रूप में वातावरण में चला जाएगा, फिर ये N2 के रूप में जाएगा। जब यहाँ से डिकम्पोज होता है कोई बॉडी तो नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन के रूप में N2 के रूप में निकलेगा, फिर वो वातावरण में चला जाएगा, फिर वो स्थिरांक के लिए नीचे आएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नीचे आएगा, N3 में बदलेगा, अमोनिया में बदलेगा, फिर ये अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास जो है NO2 में बदल देगा, मतलब नाइट्राइट में बदल देगा, फिर नाइट्रोबैक्टर जो है इसको नाइट्रेट में बदल देगा। ठीक है, फिर इस तरह से पूरा चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो इस चक्र में जो है यहाँ पे दिखाया नहीं है, यहाँ पे ये पेड़ पौधे भी शामिल हैं, और यहाँ पे नाइट्रेट के बाद में पेड़ में जाएगा, घास में जाएगा, झाड़ी में जाएगा, और ये पशुओं में जाएगा, और मानव में भी जाएगा। पशु से दूध खाएंगे, दूध से मानव में जाएगा। जैसे आम वगैरह हो गया, इसमें आम खाया मानव में गया। ठीक है, इसको भेड़ बकरी खाया तो भेड़ बकरी को मानव खाया तो उसमें भी गया। तो इस तरह से जो है एक चक्र चलता रहता है, ये नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरांक क्या होता है, कौन उसको करता है, ये पूरा टॉपिक है आगे। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा जो है साइकिल हो गया। तो नाइट्रीकरण जीवाणु जो हो जाते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, N3 को NO2 में बदलते हैं, NO2 में बदलते हैं, और NO2 को NO3 में बदल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरांक या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में, फिर अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। तो क्या होता है, तो एक जटिल प्रक्रिया है क्या, नाइट्रोजन स्थिरांक। तो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में, फिर इसको अमीनो अम्ल में या नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, NO3 में बदल दिया जाता है। ठीक है, बदला जाता है इसको। ठीक, अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरांक की दो प्रक्रिया होती है, एक होती है तड़ित एवं वर्षा द्वारा,
जो बिजली कड़कती है, जो बिजली कड़कती है त्वरित एवं वर्षा द्वारा, मतलब जो बिजली कड़कती है और बारिश होती है उसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरांक होता है। तो त्वरित द्वारा उत्पन्न अत्यधिक ऊर्जा से, जब त्वरित झंझा होती है, जब बिजली कड़कती है जब बारिश के समय में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है। तो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसका जो है ऑक्सीजन से संयुक्त होकर NO बना देता है, ठीक है। तो वायुमंडल में जब नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से संयुक्त होकर, कब, जब अधिक ऊर्जा मिलती है, त्वरित झंझा होती है, तब क्या होता है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से संयुक्त होकर NO बनाती है, जो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, जो NO2O4 बनता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना लेता है। और वर्षा के समय जल से मिलने पर HNO3 बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। और यह जो है एसिड चूना एवं क्षार से अभिक्रिया करके नाइट्रेट या NO3 बनाकर मिट्टी में संग्रहित हो जाता है। देखिए पूरा प्रोसेस है। जो त्वरित एवं वर्षा द्वारा जो है अमोनिया का फिक्सेशन होता है या नाइट्रोजन का स्थिरांक होता है, वो किस तरीके से होता है, त्वरित झंझा द्वारा जो है, जब बिजली कड़कती है बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है रिलीज होती है, उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडलीय, वो जो है टूटता है, अधिक ऊर्जा में टूटता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बना लेता है, ठीक है। जो बाद में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है N2O4, और वर्षा के समय जो है N2O4 जो क्रिया करके HNO3 बना देता है, या नाइट्रिक एसिड बना लेता है। फिर ये नाइट्रिक एसिड जो है चूना पत्थर से, जब बारिश होती है तो ये नीचे गिरता है जमीन पे, जमीन पे क्या होता है, चूना पत्थर से मिलता है या कोई भी क्षार से मिलकर अभिक्रिया करके ये जो है नाइट्राइट बना लेता है, ठीक है, नाइट्राइट बना लेता है, ठीक है। और नाइट्रेट बना लेता है, नाइट्रेट बनाता है NO3 बनकर ये मिट्टी में संग्रहित हो जाता है। और मिट्टी से क्या है, पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो है इसी के रूप में जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो त्वरित एवं वर्षा द्वारा कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, इसको हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरांक, जीव कैसे नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं या इसको स्टेबलाइज करते हैं, ताकि क्या है, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इसको ग्रहण कर सकें, इसको खा सकें, इसको जो है अपने प्रोटीन बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकें। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरांक में मृत जीवों से प्रोटीन का सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया में अपघटन कर दिया जाता है, ठीक है। जो नाइट्रीकरण जीवों द्वारा नाइट्रेट में वह नाइट्राइट में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैविक नाइट्रोजन कैसे स्थिरांक करते हैं, तो मान लीजिए कोई पेड़ है या कोई शेर है, उसकी मृत्यु होती है, तो शेर की भी जो हड्डी है, उसके मांस है, वो प्रोटीन से ही बनती है। तो उस प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होगा, तो उसमें से क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और अमोनिया में उसका अपघटन कर देंगे कौन, कुछ जीव ऐसे होंगे जो अमोनिया में उसको अपघटित कर देंगे। फिर क्या होगा, अमोनिया को कुछ जीव ऐसे होंगे जो नाइट्रीकरण जीव जो होते हैं, नाइट्रीकरण जीव या नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो जीव होते हैं, उसको नाइट्रेट में और नाइट्राइट में बदल देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरांक करने वाले जीवों में कौन कौन से आते हैं, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो जीव है, वो स्थल पे कौन कौन है, स्थल में मतलब जमीन पे, तो एजोटोबैक्टर है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। राइबोजियम है, क्लोरोबियम है, क्लास्ट्रीडियम है, क्लेबसिएला है, रोडा स्पाइरिला है या स्पाइरिलम है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे हम लोग। एग्जाम में सीधे पूछता है कि कौन से बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं, या नाइट्रोजन को स्थिरांक करने में कौन से बैक्टीरिया जो है, कौन से जीव जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। तो याद रखेंगे, एजोटोबैक्टर है, राइबोजियम है, क्लोरोबियम है, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम है, क्लेबसिएला है, ठीक है, क्लेबसिएला, और रोडो स्पाइरिलम है, ठीक है, रोडो स्पाइरिलम, ठीक। तो ये जो है जमीन में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है ये जमीन में करते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है जल में कौन करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को जल में कौन घोलता है, जल ही जीवों को किस तरह से नाइट्रोजन प्राप्त होता है, तो उसके लिए जो है नील हरित शैवाल है,
ठीक है, नील हरित शैवाल में स्टोर होता है। उसमें जो है कौन कन्वर्ट कराता है इसको, तो नोस्टॉक है, एनाबीना है, एनाबीना है, और अलोसीरा है, ग्लोयोट्राइडिया है, कैलोथिस है, रिबुलेसिया है। जल में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये लोग करते हैं। ठीक है, और नीले हरित शैवाल जो है इस जो ये जो नोस्टॉक मान लीजिए, अमोनिया को स्थिरीकरण किया और नाइट्रेट बना दिया, NO3 बना दिया। नाइट्रोजन से क्रिया करके जो नोस्टॉक है इसने NO3 बना दिया, और NO3 को किसने ले लिया, शैवाल ने खा लिया। अब शैवाल में NO3 चला गया, मतलब इसमें प्रोटीन बना लिया। ठीक है, प्रोटीन बना लिया ये। अब इस शैवाल को मछली खाएगी, जलीय जीव खाएंगे, या मानव भी खा सकता है। अब शैवाल को तो मानव भी खा रहा है। तो जो ये नाइट्रोजन क्या है, शैवाल ने प्रोटीन बना लिया है। इस प्रोटीन को मानव भी ग्रहण कर सकता है, मछली भी, जलीय जीव भी। ठीक है, अब उससे क्या हो गया, वो फूड चेन में घुस जाएगा। ठीक, फूड चेन में घुस गया, और फूड चेन जो है अब चलता रहेगा, उससे जो है काम होता रहेगा, प्रोटीन जो है लोगों में बनता रहेगा, बॉडी बिल्डिंग वाले लोग जो है प्रोटीन खाते रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका नाइट्रोजन स्थिरांक में स्थल पे। ये जो है आपको ये 7 कम से कम जो है, इसमें 4 कम से कम याद होने चाहिए आपको। एजोटोबैक्टर पूछता है, राइबोजियम को पूछता है। ठीक है, तो राइबोजियम और एजिटोबैक्टर आपको याद ही होना चाहिए, बाकी याद रहे या ना रहे। और यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं आप, तो ये आपको 6 याद होना चाहिए, कहीं से पूछ सकता है वो लोग। इसके अलावा जो है नील हरित शैवाल, नॉस्टॉक, एनाबीना और ओलोसीरा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। नॉस्टॉक तो पूछ ही सकता है, एनाबीना पूछ सकता है, ओलोसीरा पूछ सकता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये जल में जो है नाइट्रोजन का स्थिरांक करते हैं। ठीक है, अगला है नाइट्रोफिक्सेशन कैसे होता है, या नाइट्रीकरण कैसे होता है। नाइट्रोफिकेशन क्या होता है, या नाइट्रीकरण क्या होता है। नाइट्रीकरण समझते हैं। तो नाइट्रीकरण क्या है, तो उपापचयी प्रक्रिया के बाद जीव अतिरिक्त नाइट्रोजन को मृदा में उत्सर्जित कर देता है, जैसे पेशाब वगैरह कर दिए। ठीक है, तो वहां से जो है अमोनिया जो है मिट्टी में मिल गया, जिसके बाद जो है स्वपोषी जीवाणु समूह जो है द्वारा 2 चरणों में अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन और नाइट्रीकरण, इसको यही जो है नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो 2 चरण में होता है, तो पहले दोनों चरण में देखेंगे। ठीक, तो क्या है ये, तो नाइट्रीकरण कैसे होता है, नाइट्रोफिकेशन कैसे होता है। तो उपापचयी प्रक्रिया में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, कोई प्रोटीन खाते हैं, तो कुछ नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी में मांसपेशियों वगैरह में, या ठीक है मसल बनाने में चला जाता है। कुछ और जो हमारे सेल हैं उनके प्रोसेस में चला जाता है, और कुछ नाइट्रोजन जो है, कुछ नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के रूप में मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जब बाहर निकलता है, तो वो जो मान लीजिए हमने, कोई व्यक्ति है, कोई जीव है, कोई जंतु है, अपना जो वेस्ट जहाँ छोड़ता है थोड़ा, फिर वो मिट्टी में मिल गया। अब मिट्टी के जो भी बैक्टीरिया होंगे उस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देंगे, नाइट्रेट में तोड़ देंगे। इसी को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रेट में तोड़ना ही नाइट्रीकरण कहलाता है। तो इसमें 2 चरणों में ऐसा काम होता है। तो फर्स्ट चरण में कैसे काम हुआ, तो नाइट्रोसोमोनास, ये जीवाणु है, नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में, NO2 में परिवर्तित कर देना। उसके बाद तुरंत ही तत्पश्चात नाइट्रोबैक्टर द्वारा, जो नाइट्रोबैक्टर है, द्वारा NO3 को में बदल दिया जाता है। ठीक है, नाइट्रेट में बदल देता है। तो क्या होता है, पहले चरण में किसी व्यक्ति ने कहीं पेशाब किया, मान लीजिए मिट्टी में पेशाब कर दिया। ठीक है, पेशाब करने के बाद क्या हुआ, ऐसा अमोनिया जो है मिट्टी में चला गया। अब इसको पकड़ेगा कौन, तो अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास ने इसको पकड़ लिया। अब अमोनिया को उसने तोड़ दिया NO2 माइनस में। ठीक है, अब इसको पकड़ लिया नाइट्रोबैक्टर 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 इसको पकड़ लिया। अब नाइट्रोबैक्टर इसको क्या कर देगा, NO3 माइनस में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, NO3 माइनस में इसको कन्वर्ट कर देगा, और NO3 माइनस जो है पेड़ पौधे इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, और इसको खा के अपना जो है जीवन चलाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो नाइट्रीकरण क्या होता है, तो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु जो है अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, और नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। तो नाइट्राइट, देखिए सबसे पहले 3 सूत्र याद रखिए। अमोनिया है NH3 अमोनिया है, नाइट्राइट है NO3, NO2 है, नाइट्राइट जो है NO2 है, 3 नहीं है, NO2 है नाइट्राइट, माइनस, एक माइनस है। अब नाइट्रेट क्या है, NO3
माइनस है। अब NO3 माइनस को जो है अधिकतम जीव जंतु जो है इसी रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और प्रोटीन वगैरह बनाते हैं अपने शरीर में, ठीक है। तो ये पूरा मामला है, ठीक है। ये हो गया। अगला है, तो दो बैक्टीरिया को यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नाइट्रोसोमोनास जो है अमोनिया को NO2 में बदलता है और NO2 को नाइट्रोबैक्टर जो है NO3 में बदल देता है, ठीक है। तो इस बात का याद रखेंगे। अगला है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, NO3 माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। कम नमी वाली मृदा में वायु की कमी के कारण जो होता है नाइट्रीकरण की जो दर है वो धीमी हो जाती है। तो कोई भूमि में अगर किसी जानवर ने अपना जो है पेशाब कर दिया वहां पे या मूत्र विसर्जित कर दिया, तो मूत्र विसर्जन के बाद में अगर मान लीजिए कि नमी कम है वहां की मिट्टी में नमी कम है, तो जब नमी कम होगी तो क्या होगा वहां पे, और नमी कम है और वायु की कमी है वहां पे, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे, नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है, जो अमोनिया निकला है पशु के द्वारा निकाला गया जमीन में, उसका जो उसको तोड़ के जो जो नाइट्रीकरण जो उसका होगा, जैसे हमने ये पीछे देखा था, ये जो नाइट्रोसोमोनास जो है उसको NO2 में बदलने के लिए काफी समय लेगा, ठीक है। और NO2 बनेगा, फिर उसके बाद NO3 में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर भी काफी समय लेगा। तो वही ये कह रहा है कि काफी समय लगता है, जब नमी और हवा कम रहती है तो नाइट्रीकरण में समय लगता है, ठीक है। और नाइट्रोजन के अवशोषण के बाद पौधे की कोशिकाओं की उपापचयी क्रिया द्वारा अंततः उसे कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है। और वो क्या होता है, अपने ऊतकों में संचित कर लेता है इसको, और उसी ऊतक को अगर जीव जंतु खाते हैं तो उनके अंदर जो नाइट्राइट चला जाता है या प्रोटीन चला जाता है, ठीक है, या नाइट्रोजन चला जाता है, ठीक। यदि यही जो है पोषण स्तर में संचरण करता है, तो जो भी ऊतक में वो संचित करता है यही पोषण स्तर में संचरण करता है, प्राथमिक स्तर से लेकर फोर्थ स्तर तक। साथ ही अतिरिक्त नाइट्रोजन जो है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निष्कासित हो जाता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन को छोड़ते हैं। कुछ नाइट्रोजन ऐसा होता है जिसको बाहर जो है जब जैसे O2 जब छोड़ते हैं तो हो सकता है कि नाइट्रोजन भी छोड़ देते होंगे। कोई जीव जंतु उसको खाया तो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, पसीना के माध्यम से कुछ मात्रा में निकल जाता होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जीव हैं, कितना रिसर्च हुआ है, रिसर्च तो कुछ ही जीव पे होता है, जैसे मानव पे हो गया है कि यूरिया जो है मूत्र मार्ग से निकल जाता है, और पशुओं में हुआ है कि पशुओं भी उसको विसर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन का किस तरह से काम चलता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, नाइट्रोबैक्टर क्या है, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, इसके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है। अब जो है बी नाइट्रीकरण कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बी नाइट्रीकरण या डी नाइट्रोफिकेशन क्या होता है, तो यह नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन गैस में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन, जो जैविक कारकों द्वारा संपादित होता है, जो बैक्टीरिया द्वारा संपादित होता है। तो विनाइट्रीकरण जीवाणु जो होता है स्यूडोमोनास होता है। तो विनाइट्रीकरण जीवाणु स्यूडोमोनास के सक्रिय होने पर प्रारंभ होता है, ठीक है। ये जीवाणु जो है NO3 को जो प्रोटीन के रूप में जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, मान लीजिए पेड़ जो है इसको खाया और पेड़ की मृत्यु हो गई, पेड़ जो है मर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ये स्यूडोमोनास आएगा इसमें, और ये नाइट्रिक एसिड को क्या कर देगा, NO2 में तोड़ देगा, ठीक है। और NO2 के लिए अगर कोई बैक्टीरिया आएगा, यही स्यूडोमोनास ही इसको NO2 में बदल देगा, ठीक है, और N2 में बदल देगा, नाइट्रोजन में बदल देगा, और ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन के रूप में ये वायुमंडल में गैस चली जाएगी। तो यही और बी नाइट्रिफिकेशन या डी नाइट्रोफिकेशन यही होता है कि जो NO3 माइनस का नाइट्रोजन में बदल देना, नाइट्रोजन गैस में बदल देना, बी नाइट्रिफिकेशन जो है कहलाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई पूछ सकता है। तो ये हमने गैसीय साइकिल जो थी हमने देखा, वाटर साइकिल देखा, कार्बन साइकिल देखा, नाइट्रोजन साइकिल देखा, ठीक है। अब जो है हम लोग अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल को देखते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होती है, ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल क्या होती है। तो पोषक तत्वों का भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। तो जो भूपरपटी हमारी भूपटल है उसमें तमाम तरह के सोडियम, पोटेशियम, और देख सकते हैं आप जो मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, ये जो है चट्टानों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पोषक तत्वों का भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है, अर्थात आयरन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों का भंडारण होता है। इसी के अंतर्गत जो है फास्फोरस एवं सल्फर चक्र आते हैं। इसी के अंतर्गत जो है अवसादी चक्र के अंदर फास्फोरस चक्र और
सल्फर चक्र जो है आते हैं। तो फास्फोरस का भंडार जो है, फास्फोरस चक्र हम लोग देखते हैं। तो फास्फोरस का जो भंडारण मुख्य रूप से चट्टानों एवं मृदा में फास्फेट के रूप में होता है। तो फास्फेट के रूप में जो है मृदा में फास्फेट के रूप में जो है रहते हैं फास्फोरस, जहां से यह जैव जगत में प्रवेश करता है। ठीक है, कौन जैव जगत में प्रवेश करता है? फास्फोरस फास्फेट के रूप में जो जैव जगत में प्रवेश करता है। और फास्फोरस चक्र सभी पोषण चक्रों में सबसे मंद होता है, सबसे धीरे धीरे जो है फास्फोरस हड्डी वगैरह का विकास जो है स्लो स्लो होता है। ठीक है, हड्डियों का विकास स्लो होता है, दांतों का विकास स्लो होता है। तो फास्फोरस चक्र सभी पोषण चक्रों में सबसे मंद होता है या धीमा होता है। वायुमंडल में यह धूल कण के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस फास्फोरस पादपों एवं जंतुओं की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। ठीक, तो ये पूरा पॉइंट है। यह जो है न्यूक्लिक अम्ल, कोशिका झिल्ली, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया, हड्डी तथा दांतों का प्रमुख अवयव होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है बनता है, जो प्रोटीन वगैरह जो होता है उसमें जो बनता है, ठीक है, डीएनए वगैरह बनता है, तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैल्शियम झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया में, हड्डी में, दांतों में इसका जो है योगदान होता है। चट्टानों के जब क्षय होता है, अगला पॉइंट है इसमें, जो चट्टानों का क्षय होता है तो फास्फेट प्लस जल मिलके आर्थोफास्फेट के रूप में पौधों की जड़ों में अवशोषित होता है। आर्थोफास्फेट के रूप में जो है, जब फास्फेट जल से मिलता है तो आर्थोफास्फेट के रूप में यह पौधों की जड़ों में अवशोषित होता है और कार्बनिक अवयव के रूप में संग्रहण होता है। ठीक है, हड्डी के रूप में, दांत के रूप में, या प्रोटीन के रूप में, या डीएनए वगैरह के रूप में जो है ये क्या होता है, अवशोषित हो जाता है या वो संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो कार्बनिक अवयव जैसे प्रोटीन, मान लीजिए प्रोटीन बन गया के रूप में संग्रहित हो गया, हड्डी हो गया, दांत हो गया, इसके रूप में बन गया। अब इस ये जो है कहाँ जाएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता ये पेड़ में घुस गया। ठीक है, पेड़ ने इसको खा लिया, पेड़ पौधे लग गए, अब खाद्य श्रृंखला में घुसेगा ये। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च कोटि का जब जीव है इसको खाएगा तो उसका जब अपघटन होगा तो फिर जो है फास्फेट जो है वायुमंडल में फिर से निर्मुक्त हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन के बाद। ठीक है, तो ये पूरा जो है एक चक्र बन जाएगा, तो फास्फोरस चक्र ये होता है। ठीक है, यह जो है निर्मुक्तिकरण सूक्ष्म जीवों को के फास्फेटेज एंजाइम की सहायता से अकार्बनिक फास्फोरस के रूप में होता है। ठीक है, तो यह जो निम्नीकरण होता है, जो या डिकम्पोजिशन होता है, जब कोई पशु वगैरह मर गया तो उसका जब डिकम्पोजिशन होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो जब डिकम्पोजिशन होता है उसका तो क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव जो है इसको फास्फेटेज एंजाइम जो होता है उसको स्रावित करता है और अकार्बनिक फास्फोरस के रूप में इसको तोड़ देता है। ठीक है, कुछ जो है कुछ फास्फोरस जो है तालाब एवं समुद्र में घुलकर चले जाते हैं और ये सागरी जंतु में प्रवेश कर जाते हैं, सागरी बायोम में चले जाते हैं और सागरी जो जैव भार है उसमें जो है घुस जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है कुछ फास्फोरस जो है तालाब एवं समुद्र में घुल जाते हैं, जैसे नदियों के पानी जब स्थल से गुजरता है तो उसमें कुछ फास्फोरस घुल के जो है समुद्र वगैरह में चले जाते हैं, तो जलीय जीवों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो। ठीक है, तो फास्फोरस चक्र देख लेते हैं हम लोग, फास्फोरस चक्र किस तरह चल रहा है। फास्फोरस चक्र में देखेंगे तो सैल का अपरदन हुआ, ज्वालामुखी हुआ, समुद्री अवसाद हुआ, मृदा अपरदन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फास्फोरस यौगिक बना। ठीक है, जिसमें फास्फेट बनता है और जब ये जल से मिलता है, फास्फेट यौगिक जो है, फास्फोरस यौगिक जो जल से मिलता है तो आर्थोफास्फेट बनाता है। ठीक है, आर्थोफास्फेट को क्या करता है, पादप इसको ग्रहण करते हैं, पादप को जीव जंतु खाते हैं, जीव जंतु जब मृत्यु होती है तो यहाँ से जो है कुछ जो है कुछ फास्फोरस उत्सर्जित हो जाता है, फिर ये यौगिक बन जाता है। जीव जंतुओं का जब क्षय होता है, अपघटन होता है, फिर से फास्फोरस यौगिक बन जाता है या वायुमंडल में फास्फोरस जो है या मिट्टी में फास्फोरस मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए एक साइकिल चल रही है। यहाँ देखिए ऐसे बनी, एक को पकड़िए अब, या सेल को पकड़िए, सेल से फास्फोरस यौगिक बना, फिर पादप इसको खाया, फिर जीव जंतु खाए, फिर से क्षय हुआ, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ चला गया। ठीक है, मिट्टी में मिल गया, फिर से सेल अपवाद में मिट्टी में मिल गया, फिर यहाँ से भी देखेंगे तो एक यौगिक बनेगा, सेल अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ से आया पादप में, जंतु में, फिर उत्सर्जन हुआ, फिर यहाँ गया, फिर ये सेल बन जाएगा। ये फास्फोरस यौगिक जब बनेगा तो फास्फोरस यौगिक कहाँ है, मिट्टी में है। ठीक है, नवीन मिट्टी में, तो मिट्टी में चला गया, तो एक साइकिल बन गई है पूरी। तो यही जो है फास्फोरस साइकिल है, याद रखेंगे। ठीक है, समुद्री पक्षियों की फास्फोरस चक्र में भूमिका को पेरू तट, जो पेरू है तट पर गुआना निक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जो मुख्य रूप से फास्फेट निक्षेप है। तो समुद्री पक्षियों की जो फास्फोरस चक्र में भूमिका होती है
और गुवाना निक्षेप जो है, गुवाना में एक निक्षेप है पेरू के तट पे, वहाँ पे क्या होता है फास्फोरस का ही निक्षेप है वो। वहाँ के जो जीव जंतु है, वहाँ की मछलियों को अगर खाते हैं तो वहाँ जो है फास्फोरस अधिक मात्रा में रहता है, तो वहाँ पे उस साइकिल में घुस जाता है, ठीक है, उस जो है खाद्य श्रृंखला में वहाँ से घुस जाता है, ठीक है। ये फास्फोरस चक्र हमने देख लिया। अगला है सल्फर चक्र, ठीक है। तो सल्फर चक्र जो है, सल्फर का विशाल भंडार मृदा है, याद रखेंगे। सल्फर चक्र देखेंगे हम लोग, फास्फोरस देख लिया, अब सल्फर चक्र देखते हैं। तो सल्फर का जो है विशाल भंडार मृदा है। कार्बनिक रूप में सल्फर जो है कोयला के रूप में, पीट तेल के रूप में होता है, ठीक है। कार्बनिक तेल जो होता है जिसमें पेट्रोलियम वगैरह आता है वो होता है। और कार्बनिक रूप में ये जो है पायराइट के रूप में, पायराइट चट्टान के रूप में होता है, सल्फर चट्टान के रूप में होता है। तो ये कार्बनिक और कार्बनिक दोनों रूप में सल्फर होता है। कार्बनिक रूप में जीवाश्म ईंधन के रूप में होता है, और अकार्बनिक रूप में पायराइट चट्टानें और सल्फर चट्टानों के रूप में ये होता है, ठीक है। चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन तथा जैविक पदार्थों के जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा विघटन से सल्फर का जो है स्थलीय एवं जलीय परितंत्र में गमन होता है। जैसे हमने बताया कि डिकम्पोज होते हैं जब, तो स्थलीय और जलीय तंत्र में गमन होता है। इसके साथ ही साथ में कोयला दहन, पीट तेल का यूज, पायराइट चक्र चट्टानों का जो है तोड़कर या इनका जो है अपक्षय अपरदन होकर पानी में मिलना, ठीक है। सल्फर चट्टान का जो है टूट के बिखर के पानी में मिलना, कवकों द्वारा और जीवाणुओं द्वारा जैविक पदार्थों का जो डिकम्पोजिशन होता है उसके द्वारा जो है ये परितंत्र में सल्फर का गमन हो जाता है। ये जो है फास्फोरस साइकिल में, सॉरी सल्फर साइकिल में फास्फोरस घुस जाता है, ठीक है। सल्फर जो है वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड तथा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो जो सल्फर होता है वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में H2S के रूप में पाया जाता है, तथा SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और इस तरह से यह जो है गैसी तथा औषधि रूप में पाया जाता है। तो सल्फर जो है गैसी रूप में भी पाया जाता है और औषधि रूप में भी पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है सल्फर साइकिल के बारे में ये समझ लेना, ठीक है। तो सल्फर साइकिल किस तरह से बन रही है भाई, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है। ये ईंधन का कंबंशन हुआ, ठीक है, ओशियन से भी निकला, फॉसिल फ्यूल से निकल के ये पृथ्वी में चला गया, या पृथ्वी का वायुमंडल में घुस गया, कुछ जो है मृदा में चला गया, फॉसिल फ्यूल जलाया तो यहाँ से निकला, ठीक है। चट्टानों से टूट के ये चला गया, फिर पानी में चला गया, चट्टानों से घुल के, जो नदियाँ जो है चट्टानों से गुजरती हैं और समुद्र में मिला देती हैं इनको, तो पानी में भी चला गया, ठीक है। अब फिर जीवों का जो डिकम्पोजिशन हुआ तो फिर से मिट्टी मिल गया, ठीक है। फिर मिट्टी में मिला, फिर यहाँ से पेड़ पौधे इसको लिए, फिर जीव इसको खाए पेड़ पौधों को, फिर उनको कोई और खाया, फिर उनको कोई और खाया, फिर ये इसकी मृत्यु जब हुई तो फिर ये डिकम्पोज हुआ बैक्टीरिया द्वारा, फंगस द्वारा, फिर से मिट्टी मिल गया। तो एक चक्र जो है ये चलता रहता है। तो यही जो है साइकिल दिखाने की कोशिश कर रही है। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, SO2 का इमिशन हुआ, ठीक है। और वर्षा जब हुई तो H2SO4 के रूप में जो है बारिश होगी पानी में, ठीक है, धरती पे आ गया। फिर यहाँ पे जो है सल्फर का जो है फिक्सेशन होगा और वो जो है पेड़ पौधों में घुसेगा। फिर उसके बाद में फिर वो जीव जंतु में जाएगा, फिर उसका दहन होगा, या पेड़ पौधों को जलाया जाता है, जब जीवाश्म को जलाया जाता है फिर सल्फर का एमिशन होगा, फिर बारिश होगी, फिर वो नीचे आएगा। तो ये सल्फर का एमिशन यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। तो सल्फर नीचे कैसे आ रहा है, तो बारिश के द्वारा नीचे आ जा रहा है H2SO4 के रूप में, ठीक है। चट्टानों का जो अपघटन हो रहा है तो वहाँ से नदियों में चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है सल्फर है। तो सल्फर जो है वातावरण में सल्फर जीवाश्म ईंधन दहन ज्वालामुखी समुद्र सतहों से अपघटन की क्रिया द्वारा अधिकांश सल्फर जो SO2 के रूप में, कुछ हाइड्रोजन के अंश के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में रहता है, जिसको हमने ऊपर देखा था कि सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के रूप में और SO2 के रूप में, ठीक है। ज्यादातर सल्फर जो है वातावरण में पाया जाता है। तो वातावरण जो है सल्फर प्लस वर्षा मिलकर H2SO4 बनाता है, जिसको एसिड रेन भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सल्फर का जो है साइकिल है, ठीक, इसको याद रखेंगे। यह पहले से स्थिरीकृत अवस्था में मृदा में रहता है। तो सल्फर को जो है स्थिरीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जिस अवस्था में SO2 अवस्था में ही जीव जंतुओं को या जंतुओं के शरीर में आ जाता है, पेड़ पौधों के शरीर में यूज हो जाता है, ठीक है। SO2 के रूप में भी यह पहले से स्थिरीकृत अवस्था में मृदा में, सॉरी वायु में नहीं, मृदा में जो होता है पहले से स्थिरीकरण होता है। ये SO2 जो है डायरेक्ट नहीं कोई ले सकता, ये नुकसान करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, जो ये मृदा में जब जो सल्फर अवस्थित होता है, उपस्थित होता है, ये जो है पहले से जो है स्थिरीकृत होता है,
ठीक है, सीधे इसको जो है पेड़ पौधे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पादप मृदा से ही अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, सल्फेट आयन के रूप में, सल्फेट आयन के रूप में जो है सल्फर को पादप जो है अवशोषित कर लेते हैं और अमीनो अम्ल के निर्माण में इसका यूज करते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीवों में प्रोटीन का निर्माण जो होता है और खाद्य श्रृंखला में पुनः प्रवेश आ जाता है और फिर से जो है बैक्टीरिया द्वारा जो है खाद्य श्रृंखला के जो उच्च जीव होते हैं उनका अपघटन करके इसको भूमि में तुरंत ही मिला दिया जाता है। तो यहाँ से एक सल्फर साइकिल जो है बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है सल्फर के बारे में हमने देखा, सल्फर साइकिल। ठीक है, ठीक, तो सल्फर साइकिल तो हमने देख लिया है। अब अगला चैप्टर हम लोग का है बायोम और जैवमंडल। ठीक है, बायोम एंड बायोस्फीयर, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।